हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुकुल यदुवंशी आप लोगों का अपने इस चैनल आइकॉनिक अर्नू में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का सेशन है वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा हमारे लाइफ में जरूरी क्यों है, आइए इस सेशन में समझते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद ना करते हुए सेशन की ओर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। वर्ष 1970 में एक अमेरिकी भारत आए। उनका नाम था हर्स्ट रिचल बैटर। भारत में आकर हॉर्स ने आयुर्वेदा की पढ़ाई की और उसके बाद ये व्यक्ति अमेरिका वापस चला गया। हॉर्स्ट ने 1978 में अमेरिका में एक कंपनी की नींव रखी और उस कंपनी का नाम था अवेदा। इस कंपनी में हॉर्स्ट ने आयुर्वेदा विज्ञान के आधार पर स्किन केयर और बॉडी केयर के प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद ये कंपनी इतनी कामयाब हुई कि हॉर्स ने 1997 में यानी कि ठीक 19 वर्ष बाद इस कंपनी को एस्टी लॉडर कंपनी को $300 मिलियन में बेच दिया, यानी कि आज के हिसाब से लगभग 2100 करोड़ रुपए में बेच दिया। आज इस कंपनी के पूरे विश्व में सब प्रमुख शहरों के मॉल्स में शोरूम है। यहाँ तक कि भारत में प्रमुख मॉल में आपको अवेदा का शोरूम मिल जाएगा। देखिए कैसी विडंबना है, एक व्यक्ति भारत आता है और यहाँ के ज्ञान को सीखता है, एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करता है, अमेरिका में जाकर उसी ज्ञान के आधार पर प्रोडक्ट बनाता है और भारत में ही आकर उन प्रोडक्ट को बेचता है। और हमारे भारत के बुद्धिजीवी, हमारे भारत के मिडिल और उच्च वर्ग के लोग उस प्रोडक्ट को बड़ी शान से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका से आया है। काश हम भारतीयों ने हमारे पूर्वजों, हमारे महर्षियों की इस अनमोल खजाने की थोड़ी कदर की होती। सिर्फ इतना ही किया होता कि इसकी अवहेलना करने से पहले एक बार इसे जानने का प्रयास तो किया होता, एक बार इन्हें पढ़ने का प्रयास तो किया होता, एक बार इन्हें सत्य के कसौटी पे तौलने की तो कोशिश की होती। मगर हमने इस ज्ञान की सदा से अवहेलना की। लेकिन वो विदेशी आए, उन्होंने इस ज्ञान की महत्व को समझा और देखिए आज क्या कर दिया उन्होंने। तो आज मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप एक बार हमारे पूर्वजों, महर्षियों, जिन्होंने हजारों साल पहले इतने चमत्कारी ग्रंथ लिखे हैं, उसे पढ़ने का प्रयास करें, उन्हें सत्य की कसौटी पे तौलने का प्रयास करें, उन्हें एक बार आजमाने का तो प्रयास करें। उसके बाद आप हर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, जैसे जैसे आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको अपने पूर्वजों पे गर्व होगा, अपने भारतीय होने पे गर्व होगा, आपको गर्व होगा कि हम किन महापुरुषों के संतान हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने जो ये ज्ञान लिखा है, इस ज्ञान पर हर भारतीय का अधिकार है, हर उस बच्चे का अधिकार है जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया है, फिर वो चाहे किसी क्षेत्र का हो या किसी भी धर्म का हो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक बार इस ज्ञान को लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इन ग्रंथों की पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में बुद्धिजीवी पुरातन विज्ञान है जो कि मानव कल्याण के लिए लिखा गया है। अगर आप भी आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, मैं आपको 3 महर्षियों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने आयुर्वेद पर बहुत ही शोध किया और प्रमुख वेदों की रचना की। एक ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, जो महर्षि चरक ने लिखी है। दूसरा ग्रंथ है सुसुक्त संहिता, जो महर्षि सुसुक्त ने लिखी थी। 2 और ग्रंथ है अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम, जो महर्षि भागवत जी ने लिखी है। इन ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद का भरपूर ज्ञान होगा। एक अच्छी बात यह है कि अभी एक
और संत कलयुग में हुए हैं, जिनका नाम है श्री राजीव दीक्षित जी। उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़कर बड़ी ही सरल भाषा में आम व्यक्ति को इन ग्रंथों का ज्ञान उपलब्ध कराया है। मैंने भी राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे वीडियो देखे और जैसे जैसे मैं उन वीडियो को देखता गया तो मैंने आश्चर्य से अपने दांतों के नीचे उंगली दबा ली कि मैं क्यों इस तरह के ज्ञान से वंचित रह गया। उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये फैसला लिया कि इस ज्ञान को जानने का अधिकार भारत के हर एक व्यक्ति को है। और उसी कड़ी में मैं आपको आज आयुर्वेद का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप श्री राजीव दीक्षित जी को सुने और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद भारत का पुरातन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक चिकित्सा 3 दोषों पर आधारित है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं, और इन 3 दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेदा के अनुसार मनुष्य को होने वाले लगभग 148 रोगों के लिए ये 3 दोष जिम्मेवार हैं। इन 3 दोषों के आधार पर हम अपने शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सिर से लेकर छाती तक। सिर से लेकर छाती तक लगभग होने वाली 28 बीमारियां, जैसे कि खांसी, नजला, जुकाम इत्यादि, ये कफ बिगड़ने से होते हैं। छाती से लेकर कमर तक होने वाली लगभग 50 बीमारियां, जैसे कि पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि, पित्त दोष के बिगड़ने से होती है। और कमर से लेकर पैर तक होने वाली लगभग 80 बीमारियां, जैसे कि जोड़ों का दर्द, चलने फिरने में तकलीफ, गठिया, बेचैनी, नींद की कमी, ये वात के बिगड़ने से होती है। अगर ये तीनों चीज बिगड़ जाएं, अगर किसी भी व्यक्ति का कफ, पित्त, वात तीनों बिगड़ जाएं, तो कुल 158 बीमारियों को वह न्योता देता है। वात, पित्त और कफ पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। आकाश और वायु मिलकर वात का निर्माण करते हैं, अग्नि और जल मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं, और पृथ्वी और जल मिलकर कफ का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न है, ये वात, पित्त और कफ देखने में कैसे होते हैं? कफ, नाक से निकलने वाली जो वल्गम है उसे हम कफ कहते हैं। ये थोड़ा गहरा और चिपचिपा होता है। पित्त, कई बार मुंह से खट्टी डकार के साथ निकलने वाला अम्ल जैसा पदार्थ निकलता है, उसे पित्त कहते हैं। वात, शरीर से जो हवा बाहर आती है उसे वायु या वात कहते हैं, और ये देखने में अदृश्य होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए वात, पित्त और कफ का हमारे शरीर के संचालन में एक महत्वपूर्ण रोल है। वात, क्योंकि वायु है, इसलिए शरीर में जितने भी मूवमेंट वाली क्रियाएं हैं वो वात की मदद से होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर की मूवमेंट या मल मूत्र त्यागना। इन सब क्रियाओं के लिए वात जिम्मेदार है। पित्त का मुख्य काम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना है, यानी कि आपके पाचन शक्ति को, पाचन क्रियाओं के लिए मुख्य पित्त जिम्मेवार है। आयुर्वेद की भाषा में पित्त आपके जठर अग्नि को मजबूत करता है। सॉलिड प्लस वाटर मिलकर कफ बनता है, और ये हमारे शरीर की संरचना करने में मदद करता है। शरीर की ग्रोथ कफ की वजह से होती है। अब आपको कफ, वात, पित्त समझ में तो आ गया। अब मैं आपको कफ, वात, पित्त दोष समझाऊंगा।
अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में वात, पित्त, कफ संतुलित रहते हैं तो वह मनुष्य निरोगी रहता है। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाता है, अगर इनमें से किसी एक की भी वृद्धि हो जाती है तो वो उसका दोष कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के वात में वृद्धि हो गई तो वात दोष हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के पित्त में वृद्धि हो गई तो वो पित्त दोष हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के कफ में वृद्धि हो गई तो कफ दोष हो जाएगा। तो उसी के अनुसार मनुष्य को रोग होंगे। किसी भी व्यक्ति का वात भी बिगड़ सकता है, पित्त भी बिगड़ सकता है और कफ भी बिगड़ सकता है, और किसी का वात पित्त भी बिगड़ सकता है, और किसी भी व्यक्ति के ये तीनों बिगड़ सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार एक मनुष्य के होने वाली सभी बीमारियां के कारण वात, पित्त और कफ होते हैं। इसके संतुलित ना होने से इंसान की तबीयत बिगड़ जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ता क्यों है? आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर के संचालन के लिए वात, पित्त, कफ हमारे भोजन पर निर्भर हैं। हमारे लिए वे भोजन से पोषित होते हैं। जो भी भोजन हम खाते हैं उसकी भी एक अपनी प्रकृति है। अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जो वात, पित्त और कफ के अनुसार संतुलित है तो आपका वात, पित्त और कफ भी संतुलित रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें वात की प्रकृति ज्यादा है तो आपको वात दोष हो सकता है, और अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें पित्त की प्रकृति ज्यादा है तो आपको पित्त दोष हो सकता है, और अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें कफ की प्रवृत्ति ज्यादा है तो आपको कफ दोष हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेदा के अनुसार आयुर्वेद ने मनुष्य को 3 प्रकृति में बांटा है। हर व्यक्ति की अपनी एक मूल प्रकृति है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति और किसी की कफ प्रकृति है। आइए अब हम सब मिलकर इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जिसमें मैंने आपको वात, पित्त, कफ को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला पॉइंट, कफ सिर से छाती तक, पित्त छाती से कमर तक और वात कमर से पैर तक। कफ के वजह से 28 रोग होते हैं, पित्त के वजह से 45 रोग होते हैं और वात की वजह से 80 रोग होते हैं। और कफ के वजह से होने वाले रोगों के नाम हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, आलस, सिर दर्द, भूख न लगना इत्यादि। पित्त के वजह से होने वाले रोग हैं गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, सिर दर्द, बाल झड़ना, सफेद बाल, खुजली, खारिज, फोड़े, कील, मुहासे, त्वचा के रोग, मुंह में छाले, आंत में छाले इत्यादि। अगर आपको इस प्रकार की बीमारियां हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपका पित्त बिगड़ा हुआ है और आपको भोजन उसी प्रकार से लेना है जिसमें पित्त का कम से कम मात्रा हो। वात, शरीर में अकड़न, चलने फिरने में तकलीफ, जोड़ों का दर्द, गठिया, बेचैनी, नींद में कमी, ये सब वात दोष के लक्षण हैं। कफ 0 से 14 वर्ष में प्रबल होता है, पित्त 14 से 60 वर्ष में प्रबल होता है और वात 60 वर्ष से अधिक आयु में प्रबल होता है। जो नाक से बलगम निकलती है वो कफ होता है, जो मुंह से बलगम निकलता है उसे पित्त कहते हैं और शरीर से जिस भी प्रकार से वायु निकले उसे वात कहते हैं। कफ शरीर की संरचना में मदद करता है, शरीर के ग्रोथ में मदद करता है। पित्त पाचन, भूख, शरीर का ताप इस कार्य को करता है और वात शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, खून का संचालन, मल मूत्र का त्यागना, ये वात की वजह से होता है। कफ रात में प्रबल होता है, पित्त दोपहर में प्रबल होता है और वात सुबह प्रबल होता है। हम सभी की अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो कफ के निवारण के लिए अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसे च्यवनप्राश, शिलाजीत, दूध में केसर, दूध में हल्दी, दूध में पिपली, तुलसी, अदरक, चाय में मसाला, शहद, गुड़,
कफ जो है उस दोष का निवारण करते हैं। पित्त के निवारण के लिए हमें एलोवेरा, गेहूं, गिलोय, घी, मसाले कम, कच्ची हरी सब्जी, अंकुरित दलिया, दूध, खीरा, तरबूज, नारियल पानी, मुख की लार। मुंह की लार में सुबह का लार ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस चीज के लिए। सलाद, आपको ये सब खाना चाहिए पित्त के निवारण के लिए। वात के लिए हल्दी, निगुंडी, एलोवेरा ये सब खाना चाहिए। हमें अपने औषधि का चयन मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा परहेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप वो खाना खा रहे हैं जो आपके दोष का निवारण कर रहा है, अगर आप इसके साथ वो भी खाना खाएंगे जो आपके दोष को बढ़ा रहा है तो इसका इलाज होगा नहीं। तो आज से आयुर्वेद में परहेज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है तो आपको निम्नलिखित में आपको कुछ परहेज करना चाहिए। जैसे बसा युक्त चीजों को आपको नहीं खाना है, भैंस का दूध नहीं खाना है, मांस, मक्खन, पनीर, इन सबों का सेवन आपको नहीं करना है। पित्त के केस में आपको अम्लीय खाने से बचना चाहिए। मिर्च, खटाई, अचार, मसाले, पराठे, तला हुआ भोजन से आपको बचना है। और इसी प्रकार से वात में कच्चे केले के सब्जी, ठंडी हवा, नमकीन नहीं खानी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ये सब मैंने आपको कुछ उदाहरण मात्र दिए हैं। अगर आप कोई भी भोजन करते हैं तो आपको उसकी प्रकृति जाननी चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुसार उसका चुनाव करनी चाहिए। तो इसी के साथ अपना प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर सर ने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे साथ आयुर्वेदा से रिलेटेड, आयुर्वेदा के इक्वल ही एक रेंज बनाया जिसका नाम है गैलवेदा। और गैलवेदा में इन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके शरीर के अनुसार, आपके प्रवृत्ति के अनुसार बनाया गया और हमारे कंपनी में वो अवेलेबल है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताऊंगा। वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। हमारी कामना है कि आप खुश रहें, निरोग रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बी कंटिन्यू, बेस्ट ऑफ लक।